नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पर्यावरण की क्लास जो आपके सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसमें हमने रखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमेशा बारी बारी से पूछे जाते रहे हैं। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को ... उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर पहला है कि पाठ के अंत में, है ना। अगर आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं यानी कि उसमें कोई भी गतिविधियां कर रहे हैं या फिर बालक जो है ना कोई भी गलती कर रहा है, आपको किसी चीज़ का अर्थ बताना है तो आपको क्या पाठ के अंत में करना चाहिए? क्या आपको प्रकरणों में अंतर्निर्मित करना चाहिए या पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर करना चाहिए या इकाई के अंत में करना चाहिए? अगर आप कोई भी गतिविधि पाठ्य पुस्तक की कर रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, आपको उसके दौरान ही सब कुछ बच्चे को बताना है, यानी कि प्रकरणों में अंतर्निर्मित ही करना चाहिए। उसके दौरान ही सही तरीके से आपको सारी गतिविधियां करनी है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ... यानी कि छोड़ दिया गया है। अगर इसके आंसर की हम बात करें, पहला दिया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को पहला है कि विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। हमेशा हम बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, है ना। अगर हम देखेंगे दूसरे में दिया है कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं और ऑप्शन को, दूसरा तीसरा है कि अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। अभिभावक से मतलब नहीं है, बच्चा पढ़ने आ रहा है, बच्चे का विकास करना है, अभिभावक का इसमें विचार नहीं रखे जाएंगे। डी है कि विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ये सारे के सारे हमारे गलत हो जाएंगे, जो हमारा 2 नंबर का यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो जाएगा, है ना। ... प्रयोग करना है। कौन सा तरीका हो जाएगा? अगर हम बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर तो सर्वश्रेष्ठ तरीका हमारा हो जाएगा पोर्टफोलियो तरीका, है ना। पोर्टफोलियो जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन, सर्वश्रेष्ठ जो तरीका है पोर्टफोलियो है, जिसमें बच्चे के सारे आकलन हो जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये ... आपको आंसर बताना है। अगर इसके आंसर की बात करें, पहला है कि शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, गलत है, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा, ये हमारा सही नहीं है। चौथे की बात करते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। और तीसरा है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। और दूसरा है कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही आंसर है बी हमारा जो है बिल्कुल उचित सही आंसर है कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। इसीलिए जो शिक्षक है ना भैया, पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, जिससे बच्चे को कोई भी टॉपिक के बारे में बारीकी से समझ में आ जाए। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह ... के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है ना। किसकी ओर संकेत करता है, इसको आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे, जैसा कि दिया है कि सीमा रटकर समझ लेती है, लेकिन लीना जो है भैया ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोग करने के बाद में समझ पाती है। तो क्या होता है, हर व्यक्ति के अंतर्गत सभी की जो बुद्धि है अलग अलग होती है, यानी कि उसकी वैयक्तिक भिन्नताएं जो है भैया अलग अलग होती है ना। सबकी समझने की क्रियाएं अलग अलग होती हैं। कोई आसानी से समझ लेता है, कोई देर में समझ लेता है, कोई बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के समझता है। तो वैयक्तिक भिन्नताएं जो हैं सभी के अंतर अलग अलग होती हैं। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ... के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, है ना। जो पर्यावरण पढ़ाने की सारी की विधियां हैं और किसके अलावा, ये इसमें पूछा गया है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो देख लेते हैं। पहला दिया है कि समस्या, ठीक। दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम। और तीसरा है निर्देशित खोज। और चौथा दिया हमारा है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने से, ठीक है। तो राइट आंसर की हम बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। कौन सी? समस्या वाली हो जाएगी, सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा और निर्देशित खोज हैं। ये सारी की सारी पर्यावरण की विधियां हो जाएंगी। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं।
क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने की कविता, कहानी, कथन का प्रयोग करना डॉट 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 सहायता करता है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला है कि भैया सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, ठीक है। दूसरा है पाठ को आनंददायी रोचक बनाने में। तीसरा है कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता बढ़ावा देने में। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया मुख्यतः डॉट 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 की समस्या संबंधित है ना। अगर हम बात करते हैं डिसलेक्सिया के बारे में, है ना, डिसलेक्सिया आपका होता है, डिस्कैलकुलिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है ना। ऐसे बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, इसके बारे में बता देते हैं। अगर हम बात करते हैं डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने की अक्षमता, है ना, या अधिगम की क्षमता जो होती है, जिसे हम अधिगम विकलांगता भी कहते हैं, वो होती है आपकी डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है भैया, बच्चा पढ़ नहीं पाता है, कोई भी पढ़ नहीं पाता, उसे कहते हैं डिसलेक्सिया, है ना। जब गणित संबंधी कोई समस्या आती है उसे कहते हैं डिस्कैलकुलिया। जब लिखने की समस्या आती है उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम क्या है? इसके परिणाम की बात करते हैं कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम क्या है? यानी कि एक कक्षा चल रही है, उसमें क्या होते हैं, कुछ बालक सामान्य होते हैं, कुछ बालक बहुत दक्ष होते हैं, कुछ बालक को समझ में नहीं आता है ना, उनका लेवल जो IQ लेवल थोड़ा नीचे आ जाता है। तो क्या करते हैं भैया, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और जो दक्ष बच्चे हैं उनका आकलन करेंगे। किनका? जो कम बच्चे जानते हैं तो उनका आकलन करके उनका सहयोग करते हैं, उनको पढ़ाने में सहयोग करते हैं, जिससे उनको क्या होता है भैया, विकास होता है। तो इसे हम कह क्या सकते हैं, तो इसको एक भाषा में क्या कहेंगे, तो इसको हम कह सकते हैं भैया, इससे क्या होगी, क्लास में उच्च उपलब्धि होगी और स्वगरिमा, यानी कि एक दूसरे के साथ आप पढ़ रहे हैं तो उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा इसका परिणाम होगा। परिणाम पूछा गया ना, परिणाम होगा उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है अल बिरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था, है ना। अल बिरूनी की बात करते हैं, एक इतिहासकार था जो भारत में आया था। तो कहाँ से आया था उसकी बात करेंगे तो वो आया था भैया उज्बेकिस्तान से। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। और इसकी अगर हम बात करते हैं, ये भारत में आया था। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसने पुस्तक लिखी थी तारीख़ हिंद पुस्तक लिखी थी। किसने? अल बिरूनी ने। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है डॉट 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 के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं, है ना। इसमें से एक के अलावा और सभी शामिल हैं वातावरणीय के कारकों में। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला दिया है संस्कृति, ठीक है, संस्कृति भी हमारी आ जाती है वातावरण के अंतर्गत। शिक्षा की गुणवत्ता भी आ जाती है और पौष्टिकता आती है, ठीक है। शारीरिक गठन नहीं आता है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक गठन हो जाएगा। यानी कि शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं। कौन कौन? संस्कृति शामिल है, शिक्षा की गुणवत्ता शामिल है, पौष्टिकता शामिल है, लेकिन शारीरिक गठन शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए, है ना। इसके बारे में पूछा गया है, इस सही कथन आपको बताना है। तो हम बात करते हैं, कांसा तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है? नहीं, बिल्कुल गलत है। लास्ट लिखते हैं कांसा एक तत्व है, ठीक है, गलत है, ठीक है। और ये देख लेते हैं कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु, गलत। अब हम बात करते हैं, कांसा जो है ना, कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। जो हमारा बी वाला है ये हमारा सही हो जाएगा कि कांसा जो है तांबा तथा टिन का एक मिश्र धातु बनता है, उसे कहते हैं कांसा, है ना। तांबा का मिला दो, टिन को मिला दो, जो मिश्र धातु बनेगी वही कहलाती है कांसा। तो हमारा बी जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ही तरह के फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा कैसी हो जाती है? मृदा क्या हो जाएगी? अगर कोई भी खेत है, अगर बार बार आप फसल कर रहे हैं तो मृदा क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप अधिक रसायन का भी प्रयोग कर रहे हैं तब भी क्या है, मृदा जो है खराब हो जाएगी, यानी कि बंजर हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। मृदा जो है बंजर हो जाएगी, है ना। राइट आंसर ए हो जाएगा।
जैसा कि आपने एक सदगुरु ने एक अभियान चलाया है, आपने देखा होगा, उन्होंने सेव सॉइल नाम से अभियान चलाया था। उन्होंने कहा था कि जो रसायन जो ज़्यादा खेती में उपयोग हो रहे हैं, अगर ऐसे ही होते रहे तो क्या है कि एक दिन खेती जो है भैया बंजर हो जाएगी, है ना। उसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए, है ना। लेह और लद्दाख के मकानों की आपको विशेषता बतानी है, क्या हो सकती है इसके बारे में बात करते हैं, है ना। इसकी अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो है ये गलत टाइप है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पेड़ के तनों, क्या हो जाएगा, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी ढालू छतें, ठीक है। कहाँ पर होती हैं, क्या ऐसे होती हैं लेह लद्दाख में? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, सही हो जाएगा। और लकड़ी का फर्श होता है, सही हो जाएगा। यानी कि इसमें हमारे जो आंसर हैं कौन से हो जाएंगे, 3 आंसर हो जाएंगे। बी सी डी जो हमारा आंसर है, और ए वाला जो हमारा गलत है, ये हमारा आंसर नहीं है। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन ऐसे होते हैं कि ए ऑप्शन में दिया होगा बी सी डी, बी ऑप्शन में दिया होगा सी डी ए सही है, सी ऑप्शन में दिया है ए बी डी सही है, या डी ऑप्शन में दिया है ए बी सही है। लेकिन आपके कौन से सही है, बी सी डी सही है। यानी कि हमारे जो लद्दाख और लेह के घर कैसे होते हैं, इसमें विशेषता दी हुई है। चलेंगे नेक्स्ट है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। एक समूह का नाम है ना, जो मतलब सरकारी नहीं है, गैर सरकारी समूह है, जिसका नाम है तरुण भारत संघ नामक समूह। उस संबंधित किससे है, इसका काम क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, ये समूह किससे संबंधित है, तो ये समूह जो है भैया पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने से संबंधित है ना। पुरानी झीलें जो हैं पुनः निर्मित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा अगला है, निम्न में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए, है ना। पेट्रोलियम जो है आपने देखा होगा, पेट्रोलियम जो होता है निकलता है ना, बाद में अलग अलग रूपों में बनता है, पेट्रोल बनता है ना, उसका ग्लिसरीन बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है पेट्रोलियम से। तो उसमें होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। क्या बदबूदार होता है, क्या पतला पीला द्रव होता है, क्या अच्छी गंध होती है उसमें, या पतला नीला द्रव होता है, क्या बिना गंध का गाढ़ा होता तथा गहरे रंग का तरल होता है, और लास्ट वाला दिया है कि बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि जो पेट्रोलियम है बदबूदार होता है, गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। तो डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पिछली ईयर पूछे गए थे, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है ना। रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। जो डेंगू है ये भी भैया आपका मच्छर से फैलता है, मलेरिया भी मच्छर से फैलता है, जो चिकनगुनिया है ये भी आपका मच्छर से फैलता है। ए भी हमारा सही है, लेकिन अगर बी में देखेंगे तो हमारे 3 ऑप्शन यानी कि डेंगू भी दिया है, इसलिए हमारा बी वाला जो है ये ज़्यादा सही हो जाएगा। इसमें जो आपको देख सकते हैं हैजा मियादी बुखार भी दिया है, जो कि इसमें शामिल नहीं है, तो बी हमारा सही है। अब हम बात करते हैं, पहले बात करेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू क्या है, डेंगू जो भैया है एक विषाणु जनित रोग है जो एंडीज मच्छर से फैलता है, जो एंडीज इचपटी मच्छरों से काटने से फैलता है। अगर हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में, ये क्या है, एक बाहक जनित रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है, क्या, मलेरिया, है ना। अब हम बात करते हैं चिकनगुनिया के बारे में। चिकनगुनिया जो है लंबे समय तक चलने वाला जोड़ों का दर्द वाला रोग है। इस रोग का जो उम्र भैया है चरण 2 से 5 दिन होता है। जो रोग है 2 से 5 दिन रुकता है, लेकिन जो जोड़ों का दर्द है काफ़ी दिन तक बना रहता है, और ये भैया एडिस मच्छर से काटने से होता है। कौन सा, चिकनगुनिया, है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से होते हैं। रंग की बात करते हैं, इसमें पहला दिया है कि अति उत्तम, है ना, और ये दिया है कि अति उत्तम और गुप्ता फाइबर के पेंट हैं। यहाँ पे गुप्ता नहीं होगा, गुप्ता फाइबर के पेंट हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे, दूसरा है कि सोने चांदी के घोल बनाए गए पेंट हैं, और तीसरा है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, और चौथा है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। अगर हम बात करेंगे मधुबनी पेंट के बारे में, मधुबनी चित्रों के बारे में, इसमें प्रयोग किया जाता है भैया पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का प्रयोग किया जाता है।
डी सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर भैया है, मधुबनी चित्रों को कहाँ बनाया जाता है, बिहार में बनाया जाता है। जो मधुबनी चित्रकला है मिथिलांचल क्षेत्र में बनाई जाती है, कि जैसे कि बिहार के क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, आपका दरभंगा क्षेत्र हो गया है ना, एक मधुबनी क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम है यानी कि मधुबनी। एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख जो चित्रकला भैया है कौन सी है, मधुबनी पेंट है। अगर इसके रंगों की बात करते हैं कैसे बनाए जाते हैं, घरेलू चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि हल्दी का प्रयोग किया जाता है, केले के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, पीपल की छाल का प्रयोग किया जाता है, पिसे हुए चावल आदि की आवश्यकता पड़ती है किसमें, मधुबनी पेंट बनाने में। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें आपका मोटिवेशन मिलता है। मिलेंगे आपको हम अपने अगले वीडियो के साथ। अगर आप नहीं जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से, जुड़ जाइए। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे एग्जाम सर स्टडी, आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उपलब्ध करा देंगे, आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।